Today we are going to study about the spherical coordinate system. Spherical coordinate system से पहले हमने कार्टेशियन coordinate system as well as हमने cylindrical coordinate system पढ़ा हुआ है. ये भी 3 dimensional coordinate system है जिसे हम orthogonal coordinate system बोलते हैं. Likewise कार्टेशियन और cylindrical. अब यहाँ पर spherical coordinate system में किसी भी पॉइंट को अगर हमें शो करना है, जैसा ये P पॉइंट है, तो इसे हम समझ सकते हैं ऑलरेडी डिफाइंड हमारी रेफरेंस फ्रेम जो है x एक्सिस से बन रही है, y एक्सिस से और z एक्सिस से बन रही है. इस रेफरेंस फ्रेम में हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ सकते हैं. बिना हम x y z रेफरेंस फ्रेम के हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को नहीं समझ सकते. अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को अगर हमें शो करना है तो पहले तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये पॉइंट एक स्फेरिकल शेल के ऊपर लाई कर रहा है. मतलब ये इमेजिन करिए कि ये x, y और z है, तो मेरे पास एक बड़ा सा बॉल है यहाँ पर, या कोई वाटरमेलन इमेजिन कर सकते हैं, और उसके सेंटर पर ये ओरिजिन O लाई कर रहा है. अब जो मेरा P पॉइंट है वो उस बॉल की सरफेस पर लाई कर रहा है. दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन जो होगा वो होगा रेडियस ऑफ द बॉल. सबसे पहली चीज यही कि हम इमेजिन करते हैं कोई भी पॉइंट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक स्फेरिकल शेल के ऊपर लाई कर रहा है, ये सपोज करके चलते हैं. इससे पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था कि कोई भी पॉइंट जब हम इमेजिन करते हैं तो वो पॉइंट जो होता है वो क्यूबॉइड के वर्टेक्स पर लाई करता है. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो पॉइंट लाई करता है सिलेंडर के सरफेस पे. इसी तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट जो लाई कर रहा है वो स्फेरिकल सरफेस पर, मतलब बॉल की सरफेस पर लाई कर रहा है, स्फीयर की सरफेस पर लाई कर रहा है. जैसा कि ये P पॉइंट है, अब मैं इसे स्फीयर पर इमेजिन करना चाहूं तो यहां आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वो मेरा स्फीयर है जिस पर P पॉइंट लाई कर रहा है. अब इस P पॉइंट को लोकेट करने के लिए मुझे 3 डायमेंशंस की जरूरत होगी. चूंकि ये 3 डायमेंशनल सिस्टम है इसलिए मुझे 3 डायमेंशंस की जरूरत होगी. वो 3 डायमेंशंस मैंने इस फिगर में भी शो करके रखे हैं और इस फिगर में भी रखे हैं, पर आप लोग इससे ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे. P पॉइंट के 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स जो है वो r, थीटा और फाई है. r जो है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, मतलब ओरिजिन से P पॉइंट का डिस्टेंस है. इसे हम स्मॉल r से शो करते हैं. थीटा कोऑर्डिनेट जो है वो एंगल है, और ये एंगल कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो ये एंगल एग्जिस्ट करता है r जो है OP को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ द स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर P पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ने वाली जो लाइन है O, उसका एंगल Z एक्सिस के साथ कितना बन रहा है वो आपका थीटा एंगल हो जाता है. थर्ड कोऑर्डिनेट जो P पॉइंट का होगा, P पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए, वो है फाई कोऑर्डिनेट, और ये फाई जो है ये भी एंगल है. ये सेम इसकी डेफिनेशन है जैसे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने समझी थी. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. P पॉइंट को हम XY प्लेन पर ड्रॉप करते हैं तो हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर P डैश मिल रहा है. P डैश को जब मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगी तो OP डैश और x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम फाई एंगल बोलते हैं. P पॉइंट को अभी इस फिगर पर जैसा मैंने समझाया है, r थीटा फाई कहाँ कहाँ लाई करता है, P की पोजीशन को, P की लोकेशन को और ज्यादा अच्छे से हम इस फिगर में समझ सकते हैं. P इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ 3 प्लेन्स. 3 प्लेन्स है हमारे पास. उन तीनों के इंटरसेक्शन से अगर हम P को बहुत ही प्रॉम्प्टली लोकेट कर सकते हैं तो वो 3 प्लेन्स कौन कौन से हैं वो मैं बताना चाहूंगी. पहला, जैसा अभी बताया, स्फीयर. सेकंड जो है वो है कोन, और थर्ड जो है वो एक रेक्टेंगुलर प्लेन है. ये कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस
y एक्सिस और z एक्सिस और मेरा स्फीयर ये लाई कर रहा है जिसकी रेडियस जो है वो r है। इसके साथ साथ मैं इमेजिन कर रही हूं कि एक कोन एग्जिस्ट कर रहा है, उस कोन का जो कोनिकल एंगल है या वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है और कोन को हमने फिक्स किया हुआ इस तरीके से। तो मेरी जो बॉल है उसके अंदर ये कोन फिक्स है, जिसका कोन का टॉप मोस्ट सर्कल जो है वो ये वाला है और कोन का जो वर्टेक्स है वो फिक्स हो रहा है सेंटर ऑफ द बॉल पर या सेंटर ऑफ द स्फीयर पर। ये कोन का हर पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस कोन इज लाइंग ऑन द स्फीयर। इमेजिन दैट ये बॉल है, बॉल के अंदर पूरा कोन फिक्स है पर कोन का टॉप मोस्ट सर्कल जो है स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है। मतलब ये सर्कल मुझे कहाँ दिखेगा? अगर मेरे पास एक एप्पल है और एप्पल को अगर मैं कट करती हूँ तो उसका क्रॉस सेक्शन मुझे सर्कुलर दिखेगा और वो जो सर्कल होगा वो सर्कल मैं इमेजिन करूं कि वो एक कोन का टॉप मोस्ट सर्कल है और वहां से मैं एप्पल के सेंटर पे अगर उस सर्कल के हर पॉइंट को ज्वाइन करती हूं तो मुझे अंदर एप्पल के एक कोन मिलेगा। नेक्स्ट, P पॉइंट जिस थर्ड प्लेन पर लाई करता है वो एक रेक्टेंगुलर प्लेन है। ये रेक्टेंगुलर प्लेन की एक साइड जो है वो z एक्सिस है और ये साइड जो है वो xy प्लेन पर लाई करती है। मतलब as z axis is perpendicular to the xy plane, in a similar manner this plane is also perpendicular to the xy plane. अब ये प्लेन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। तो इस तरह से P जो हमें मिल रहा है वो एक स्फेरिकल शेल पर भी लाई कर रहा है, वो एक कोन पर भी लाई कर रहा है और वो एक रेक्टेंगुलर प्लेन पर भी लाई कर रहा है और इन तीनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से हम P पॉइंट को लोकेट कर पाते हैं परफेक्टली। अब ये तीन प्लेन्स के लिए जो डायमेंशंस फिक्स है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि प्लेन्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को कांस्टेंट रखता है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी एक्स वाई प्लेन के लिए z इक्वल टू 0 है, YZ प्लेन के लिए x इक्वल टू 0 है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं स्फेरिकल शेल को डिफाइन करना चाहूं कि कौन सा वेरिएबल इस शेल के लिए, इस सरफेस के लिए कांस्टेंट है, तो मेरे लिए r जो है वो कांस्टेंट है स्फेरिकल शेल के। नेक्स्ट, ये कोन है, कोन के लिए कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है? तो for the cone theta is constant, and for this rectangular plane what variable is constant? So here I can write phi is constant for the rectangular plane. मतलब तीन प्लेन्स, स्फीयर के लिए r is equal to constant, कोन के लिए थीटा is equal to constant और रेक्टेंगल के लिए phi is equal to constant। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसकी डायमेंशंस को डिफाइन कर सकते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम डिफाइन कर रहे हैं r, फिर से रिपीट करती हूँ, रेडियस ऑफ द स्फीयर है, थीटा कोनिकल एंगल है और फाई जो है वो प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है। इस तरीके से ये तीन डायमेंशंस हम डिफाइन कर सकते हैं।